हाँ जी, क्वेश्चन देखिए। P and Q mass 20 gram and 40 gram are simultaneously projected from point A and B और दोनों के प्रोजेक्शन के एंगल हमें दिए गए 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। जब ये 135 इधर देते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल होगा 45। ओके, ये हमको देखते ही समझ जाना है। अच्छा, each particle has initial speed 49 मीटर पर सेकेंड, सेपरेशन AB 245 मीटर्स है, A से B तक 245 meters. Both particles travel in the same plane after and undergo collision. ऊपर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। After collision, P retrace its path. Retrace its path. इसका मतलब जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आएगा। This is very important. ओके, अब हमें ये निकालना, यानी ये P इधर से गया, Q इधर से गया, दोनों टकरा गए। टकराने के बाद P जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आता है। अब हमें ये बताना है कि Q का क्या होगा। Determine the position Q where it falls and how much time where it hits the ground. Where does it fall? तो ये भी बताना है। और दूसरा, how much time collision takes does the particle Q take to reach the ground? ये यहां से ऐसे जाएगा, ये यहां से ऐसे जाएगा और दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद P वापस आता है अपनी जगह से, और हमको ये बताना है कि P तो इन्होंने बताया कि P वापस आ जाता है, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से P वापस आता है। Q का क्या होगा ये हमें बताना है। Q टकरा के यहां गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिर जाएगा, यहां गिरेगा या यहां गिरेगा, ये बताना है। और दूसरा, कितने टाइम बाद गिरेगा। देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कहां की बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, P retrace its path। कोई भी चीज अपने रास्ते पर ही रिफ्लेक्ट होती है, इसका एक नियम है, और ये नियम आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। वो किस तरह का नियम है, रिफ्लेक्शन के लॉस। एक रे यहां आकर टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये सबको मालूम। अगर इधर से आती है तो ऐसे जाएगी, ये एंगल बराबर होते हैं। क्या ये अपने रास्ते पे वापस गई? नहीं, ये अपने रास्ते पे वापस गई नहीं। लेकिन अगर अपने रास्ते पर वापस जाएगी तो कौन सी सिचुएशन में जा सकती है बताइए। उसको कैसे आना चाहिए कि वो वापस जाए? वेरी गुड। उसको नॉर्मल अगर वो आएगी तो अपने रास्ते पे वापस जाएगी, टकराने के बाद अपने रास्ते पे वापस जाएगी। तो हमने एक नियम याद कर लिया कि कोई भी चीज जब नॉर्मल टकराएगी तो अपने रास्ते पे वापस जाएगी। ये जनरल नियम है, रेस के लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा और सब चीजों के लिए लगेगा। इसका ये मतलब है कि अब अगर P का टोटल रास्ता आप देखिए, P का टोटल रास्ता ऐसा है, ये है पोजीशन A, ये पोजीशन B, ये पोजीशन C, ये पोजीशन D, ये पोजीशन E, और सामने से जाके दूसरा टकराएगा इससे Q। अब आपको क्या लगता है कौन सी लोकेशन पर चांस है कि वो नॉर्मल टकराएगा और अपने रास्ते पे वापस जाएगा? सी। इट इज वेरी ऑब्वियस। अच्छा, एक चीज, इसका एंगल कितना है 45, इसका एंगल कितना है 45, इसकी स्पीड कितनी है 49, इसकी स्पीड भी कितनी है 49। अगर दोनों का u एक जैसा है, थीटा एक जैसा है, g एक जैसा है, तो दोनों की ट्रेजेक्टरी भी एक जैसी होगी। यानी ये जो इसका रास्ता है और ये जो इसका रास्ता है, दोनों एक जैसे होंगे और दोनों बिल्कुल एक टाइम पर बीचों बीच पहुंचेंगे। यहां पर P की डायरेक्शन कैसी है?
हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, और यहां पर ये Q इसको हिट करता है ऐसे, ये P और ये Q। अगर Q इसको सामने हिट करता है तो सामने हिट करने से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा ये पीछे, अपने ही रास्ते में वापस आएगा, और ये चांस है कि वो पूरा का पूरा वापस आ सकता है। अगर ये टेढ़ा ऐसे टकराएगा तो ऐसे जाएगा, इधर टकराएगा तो ऐसे जाएगा, रिट्रेस नहीं कर सकता। रिट्रेस करने की सिर्फ एक कंडीशन कि किस समय ये टकराएगा, जिस समय सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और सीधा होगा तभी टकरा, ये रिट्रेस होगा। ये सोचकर हमने इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया। बाय सिमेट्री P will retrace if there is collision at top, at the center। अगर यहां पर कोलिजन होता है तभी P वापस आएगा, तो हमको पता लग गया कि कहां पर कोलिजन होता है। अच्छा, अब हम और अपना नॉलेज यूज करते हैं। हमको Q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, हमको सब कुछ Q के बारे में निकालना है। हमको Q का मास मालूम है, Q की स्पीड मालूम है, निकालना क्या है कि टकराने के बाद Q का क्या होगा, टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, कहां जाएगा, उसको निकालने के लिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे, ये हमारा टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आईआईटी वाले हमसे क्या चाहते हैं कि हम ये सोचें कि कौन सा लॉ हम इसमें लगाएंगे। फिर से सोचिए, टकराने के बाद किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी है, टकराने के बाद किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी है, आप कौन सा इक्वेशन यूज करना पसंद करेंगे। हमारे पास मासेस हैं, वेलोसिटीज हैं, वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि उसमें मास इन्वॉल्व होते हैं और वेलोसिटी इन्वॉल्व, वो हमारी हेल्प कर सकता है। कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। ओके, तो यहां पर कोलिजन होगा और ठीक उस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के हम Q की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉ, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें क्या लेना है, मोमेंटम को मैं P लिखता हूं, P बिफोर कोलिजन एंड P आफ्टर कोलिजन। कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो बिफोर कोलिजन में दोनों का मोमेंटम यहां पर 1 और 2, आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम यहां पर। ये इक्वेशन की सेटिंग होगी। सेटिंग समझ गया, एक तरफ कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम और एक तरफ कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम। शुरू करते हैं। पहले हम किस सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक ऊपर में जब ये दोनों टकरा रहे हैं, जब ये दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, इसको शॉर्टकट में जल्दी बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हम सबको मालूम है, u cos थीटा। थीटा कितना है, 45, तो u cos थीटा कितना हो गया, u cos 45, u अपॉन √2, और u की वैल्यू कितनी है, 49, तो 49 अपॉन √2 किसकी वैल्यू है, u हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, m को। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या हुआ, m मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन m1 u1। अब बताइए m2 u2। m2 दूसरे पार्टिकल का मास, q का मास कितना लेना, कुछ दिया हुआ है, ओ ये भी दिया हुआ है हमको, कितना 20 ग्राम। के लिए 10⁻³ नहीं लिखते अभी, क्योंकि हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके, 20। अब दूसरे पार्टिकल का मास कितना लेना, 40।
इसकी वेलोसिटी बताइए। अब यहां पर यू हैव टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कहां करेक्शन करना है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 49/√2 प्लस की माइनस। वेरी गुड। माइनस क्यों? इसका कंपोनेंट किधर जाएगा? इस तरफ, और इधर कौन सी डायरेक्शन है? माइनस। या हम ये करेंगे u cos 135, और cos 135 क्या होता है? -1/√2, इसलिए माइनस सामने आएगा। तो यहां पर वो माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस 40 × 49/√2। ये क्या हो गया? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब बोलिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एक चीज हमको दी गई है, P उसी रास्ते में वापस आता है, सिर्फ उसका प्लस जो है वो माइनस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -20 × 49/√2। ओके, Q का V हमको नहीं मालूम है, हमको निकालना है, तो उसका हम n कितना लिखते हैं? 40, और इसका V कितना लिखते हैं? V। ये हमारा आंसर है जो हमको चाहिए। चलो बनाइए। अब देखिए V कितना आया। सिर्फ एक ही अननोन है इसमें, Q की वेलोसिटी 0 है। इसका क्या मतलब है? Q वहां रुक गया, ठीक है। P टकराया, Q ऐसे दोनों टकराए, P वापस आया अपने रास्ते पे और Q की वेलोसिटी 0 हो गई। जैसी वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद वो क्या करेगा? गिर जाएगा। किस रास्ते पे गिरेगा? सीधा नीचे गिरेगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की वेलोसिटी नहीं है। जब ऐसे एक बॉल को हम यहाँ रोक दें, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सीधा नीचे गिरेगा। तो Q भी यहां से सीधा नीचे गिरता है। और अब बताइए ये लोकेशन कौन सी है? मिडिल, क्योंकि U की सिमेट्री थी दोनों में एंगल की सिमेट्री थी, इसीलिए दोनों कहां टकराए थे? बीचों बीच। और अब वहां से अगर वो सीधा नीचे गिरेगा तो बीचों बीच गिरेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 122.5 मीटर। This is position of the Q when it falls down. तो position of Q is 122.5 meter from A. From B भी कर सकते हैं, from A। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? How much time after collision the Q takes to reach the ground? ये टाइम हम कैसे निकालेंगे? हाँ जी बताइए। ये सबने किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, उसका टाइम निकालना है। क्या यूज करेंगे? वेरी गुड। काइनेमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, S = ut + ½ at²। वर्टिकल नीचे गिरने वाली चीज के लिए, तो उसमें इसका U कितना है? वर्टिकल U 0, ठीक है। तो U हमको पता लग गया। तो S = ½ gt²। G भी हमको मालूम, S नहीं मालूम, S नहीं मालूम, तो यहां रखेंगे। तो पहला फिर क्या करना पड़ेगा? हमको S निकालना पड़ेगा। व्हाट इज S? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करना। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैक्सिमम हाइट यहां पर मैक्सिमम हाइट = u² sin²θ/2g। दिस इज इक्वल टू U यहां पर दिया हमको कितना? 49 कहीं दिया हुआ था? 49 का स्क्वायर sin²θ। sin थीटा कितना था? 1/√2। 45 का, तो sin² कितना हो गया? 1/2।
साइन स्क्वायर थीटा इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 2 into 9.8। ये क्या आ गया? दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी 49 into 49 अपॉन 2 into 2 into 9.8। ये आ गया इसका वैल्यू मैक्सिमम हाइट का। ये हमको s मिल गया। अब s से हम टाइम कैसे निकालेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो s को लगाते हैं 49 into 49 अपॉन 2 into 2 into 9.8। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g 9.8 into t स्क्वायर। अब इसमें t स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। 9.8 को इधर ले आते हैं और 2 को भी इधर ले आते हैं। 49 49 9.8 9.8 2 into 2 into 2। पहले से मल्टीप्लाई करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, ये क्वांटिटी में खास ध्यान रखिए। ऐसे ही चलाते जाइए। इज इक्वल टू व्हाट? ये 2 ऊपर जाएगा ना? yes, गलती हो गई। ये 2 ऊपर जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये एक 2 कैंसिल हो गया। अब t निकालना है, स्क्वायर रूट करना है। इन दोनों में से एक ले लीजिए, इन दोनों में से एक ले लीजिए, फिर कैंसिलेशन करेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं 1 अपॉन रूट 2। t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 and this will be 49 upon 9.8। 49 upon 9.8। इसके कैंसिलेशन करके अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकालिए कितनी हुई? तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया। टी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, उससे टी की वैल्यू आई, कैंसिलेशन किया। सो टी कम्स टू 3.5 सेकेंड। तो क्यूब गिरेगा बीचों बीच और कितना टाइम लगेगा? 3.5 सेकेंड। इस तरह से ये सॉल्व होगा। हाँ जी, तरीका समझ आया? ओके। सो ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट कैपिटल H hits an inclined plane in its path which is at a height h। एक बॉडी ग्राउंड से h हाइट से गिरती है। ये h हाइट है h। ये गिरते 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 रास्ते में इसको एक इंक्लाइन मिलता है। ये इंक्लाइन पर यहां हिट करती है और ये वाली हाइट है h। ओके। As a result of this impact, the direction of velocity of the body become horizontal। ये यहां से ऐसे टकराती है और ये यहां से ऐसे, इस तरह से, और यहां से ये ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो शुरू में इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। फिर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा। As a result of this impact become horizontal for what value of h upon h? For what value of h upon h the body will take maximum time? The body will take maximum time to reach the ground. For what value of h upon h the body will take maximum time? Okay. इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो इसे कैसे सॉल्व करना है? देखिए, क्या चीज हमको शर्त क्या दी गई है? टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका तरीका याद रखिए, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम
कुछ भी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमको उस क्वांटिटी का एक एक्सप्रेशन बनाना चाहिए और उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा? व्हेन इट इज मैक्सिमम। उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ये आप लोगों ने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे इसको कि कोई भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके, तो ये मैं इसको पढ़ाता हूं, फिर मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन करने से 0, मैक्सिमा मिनिमा दोनों हम कैसे निकाल सकते हैं अलग। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में 3-4 जगह आपने इसको यूज करना। तो मैं सर बोलूंगा, वो आपको बताएंगे इसको मैक्सिमम मिनिमम। अभी तो नहीं बैठे। अच्छा देखिए, हम पहले टाइम निकालते हैं। ये यहां से नीचे गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये पूरी हाइट h है तो टकराने के पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? h माइनस h। टकराने के बाद वो यहां गिरता है, तो h माइनस h गिरने में इसको टाइम कितना लगता है बताइए। ये चीज आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए। कैसे रटी होनी चाहिए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। नीचे गिरने वाली चीज जब भी स्टार्ट होती है गिरना, उसका u हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस 2 को इधर ले आइए। 2sh 2h और ये एक्सेलरेशन क्या है? g इज इक्वल टू। ये चीज रट के रखिए एकदम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसा छोड़ेंगे, कितना टाइम लेगी नीचे जाने में? √2h। राइट, ओके। अब यहां से हम इसको छोड़ते हैं और यहां तक ये आएगी, तो इसको टाइम लगा t1। तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई? अपॉन ये इसकी t1 की वैल्यू। यहां आके जैसे ही टकराता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल 0 हो गई। अब फिर से ये नीचे गिरना शुरू करता है, फिर से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, और जब ये यहां से यहां इस लेवल से इस लेवल तक गिरता है तो इसमें इसको टाइम लगता है t2। तो ये t2 टाइम कितना होगा? तो आंसर है फिर से वही फॉर्मूला t2। बोलिए अब हाइट कितनी लेनी? स्मॉल h। ये अब ग्राउंड पे पहुंच गया। अब जब ये ग्राउंड पे पहुंच गया तो इसके टोटल टाइम का एक्सप्रेशन क्या बना? ये टोटल टाइम आया। क्या इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कॉमन क्या निकल जाएगा? √2/g और अंदर क्या बचेगा? दिस विल बी h minus h and here this will be h। इसका स्क्वायर। ये आ गई टाइम की वैल्यू। ओके, ये हमने टाइम का एक्सप्रेशन निकाला। तो टाइम किस किस पर डिपेंड करता है? h पर और h पर। अच्छा है? √2 कॉमन फिर से ये है ना, √h माइनस h ओ, और एक ब्रैकेट में नहीं रख सकते। ओके ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस विल बी √h माइनस h प्लस √h। ये ठीक है।
इसका मल्टीप्लिकेशन, ये बाहर, इस तरह से बना। ओके, ये वैल्यू आ गई टाइम। अब अगर ये टाइम की वैल्यू को हमको क्या कंडीशन लगानी है, टाइम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। फॉर टाइम टू बी मैक्सिमम हमारे पास कंडीशन क्या है, dt by dh should be equal to 0 for time to be maximum। इसका t का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, t और h ग्राफ में डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसके लिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं d by dh of this quantity is 0, जिसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सर अगर मिनिमम हो तो उसके लिए क्या करना होगा? एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने बोला एक बार मैथ सर एक अलग से क्लास लेंगे, मिनिमम मैक्सिमा समझा लेंगे, और भी बहुत सारे उसमें क्वांटिटीज आएंगी और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज √2/g into 2h minus h plus 2h equal to 0। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तो वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन इन दोनों का होगा। इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है dy विद रिस्पेक्ट टू h। तो विद रिस्पेक्ट टू h इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन देखिए, √h का डिफरेंशिएशन d by dh of √h is equal to d by dh of h to the power half। h to the power हाफ सामने आ जाएगा और h की पावर क्या हो जाएगी, हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। माइनस हाफ होने के कारण डिनोमिनेटर में आएगा और रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√h। ये किसका है, d by dh ऑफ √h। ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इसमें आप स्मॉल h अपॉन कैपिटल H निकालिए, आप निकाल सकते हैं। √2/g को इधर ले आओ, वो खत्म हो गया, 0। ये वाला डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने करता हूं। देखिए किस तरह से होता है, ये एक बड़ा स्टेप है, 3 स्टेप में ये बनेगा। किस तरह से, d by dh of h minus h to the power half, इसको इस तरह से लिखना है d by dh minus h, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉल h का फंक्शन नहीं है, ये h minus h का फंक्शन है, इसलिए d by dh minus h of h minus h की पावर मल्टीप्लाइड बाय d by dh मल्टीप्लाइड बाय d by dh of h minus h। This is function of a function, function of a function, ऐसा करना। अब देखिए this is equal to, ये आ गया h minus h
इसके सामने ये हाफ आ गया, हाफ, और इसकी पावर -1, माइनस हाफ, इसमें से -1 किया तो -हाफ हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए d by dh of h क्या होगा, 0, बिकॉज h इज ए कांस्टेंट। d by dh of -h कितना होगा, -1। बस, तो यहां पर क्या आ गया, इनटू -1। तो जब यहां पर -1 आ गया, इस -हाफ के कारण इसको हमने नीचे कर दिया, ये नीचे कर दिया। -1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी -1। बस, ये थोड़ा सा और करेक्शन, ये बात समझ में आए? तो थोड़ा सा ये 3 स्टेप इसके आपको करने हैं। अभी चूंकि कैलकुलस नहीं किया है, इसलिए जरा आपको दिक्कत जा सकती है, अदरवाइज दीज आर वेरी इजी स्टेप्स इन कैलकुलस। ओके, तो ये आ गया इस तरह से ये वाली क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी को आगे हम सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी 1/2√h and हाफ, दैट इज राइट। ये आ गया 1/2√h और ये इधर चला गया 1/2√h minus h। सो h/h हमने निकाला, दैट इज हाफ। ठीक है, सब कैंसिलेशन होके ये आ गया, दिस इज h/h। अब इस पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है पूरा। There are 2 towers AB and CD situated at a distance d. AB 20 मीटर हाइट, दिस इज 30 मीटर हाइट, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये दोनों में डिफरेंस है 30 इज टोटल हाइट। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1m, ये इज mass m is thrown from A. Okay, an object of mass m is thrown from top of AB horizontally. ये इसकी initial velocity horizontal with a velocity of 10 meter per second. ये यहां से ऐसे थ्रो किया, horizontal फेंकेंगे तो इसका पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। So this projectile falls like this। इसी तरह से यहां से हमने दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका। ये जो प्रोजेक्टाइल है, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज थ्रोन, इसका मास 2m है, इसका 1m था। इट इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ CD एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना के इसको हमने नीचे थ्रो किया टुवर्ड्स A। 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स AB, AB की तरफ फेंका। अच्छा, विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10। ओके, द 2 ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम वर्टिकल प्लेन, कोलाइड इन मिड एयर। ये जहां पर दोनों आपस में टकराए और एक दूसरे से चिपक गए, चिपक के एक बॉडी बन गई, कोलिजन के बाद एक बॉडी बन गई। ओके, अब हमारे से क्वेश्चन किया जा रहा है, कैलकुलेट दिस डिस्टेंस d। ये कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ताकि ये दोनों एक ही जगह पर कोलाइड करें और मिल जाएं। तो हमको d निकालना है और इसकी पोजीशन निकालनी है वेयर ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड। ये दोनों मिलकर इधर गिरेंगे, इधर गिरेंगे, सीधा गिरेंगे, कहां गिरेंगे ये हमको बताना है। ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन आपने पहले बनाया है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेटेजी सोचिए, इसमें आप क्या कैलकुलेशन करना चाहेंगे। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दीज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को कैसा फेंका गया है, एक समान। तो जब ये टकराएंगे उस समय एक इंस्टेंट
जब फेंका गया 1 इंस्टेंट, तो इसने कितनी देर तक ट्रेवल किया? t टाइम। तो ये भी कितनी देर तक ट्रेवल करेगा? t टाइम। तो दोनों का टाइम कितना लेना है? t और t। दोनों की वेलोसिटी क्या है? 10। अच्छा, अब देखते हैं हमको निकालना क्या है। एक तो d निकालना है और दूसरा इसका वेलोसिटी निकालना है v। उससे हमको पता लगेगा कि ये किस तरफ गिरेगा। अच्छा, अब इसके लिए आप कौन कौन से इक्वेशन सोच सकते हैं? क्वेश्चन तो आ गया, अब हमारे सोचने की प्रोसेस शुरू होती है, थॉट प्रोसेस। कैसे सोचेंगे इसका सॉल्यूशन? कहां कहां से इक्वेशन बनेंगे? एक चीज हम लोग पता लगा चुके हैं, अगर हमको वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन चाहिए तो कौन सा इक्वेशन हमारे काम आता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो इक्वेशन बनता है वो हमेशा एक लाइन में बनता है। या तो x में बना लीजिए या y में बना लीजिए या कोई भी लाइन खींच के उस लाइन में बना लीजिए, पर एक लाइन, बिकॉज दैट इज लीनियर मोमेंटम, राइट? तो लीनियर मोमेंटम हम यहां बना सकते हैं। ओके, बनाएंगे उसको। पहले आप ये देखिए कि यहां की वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10 cos 60। बताइए 10 cos 60 कितना होगा? cos 60 इज हाफ, तो 10 cos 60 इज 5। तो ये वाला हमको जो ux मिला, ये कितना मिलेगा? 5। इसका जो uy हमको मिलता है, बताइए ये कितना होगा? यस, वेरी गुड, 5√3। क्यों? दिस विल बी u sin 60 and sin 60 is √3/2, so this will be 5√3। तो इसकी नीचे की वेलोसिटी कितनी है? 5√3। इधर की वेलोसिटी कितनी है? 5। ठीक है, ये नीचे गिर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? g। ये भी नीचे गिरता है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? g। अब कोई टेक्निक सोचिए, किस डाटा को हम यूज कर सकते हैं? इक्वेशन बनना चाहिए, इक्वेशन बनना चाहिए। हम क्या निकालना चाहते हैं? d। देखिए, अगर इनको टकराने में टाइम लगता है t, तो t देर तक ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? 10। तो कितनी दूर गया होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 5। तो ये कितनी दूर गया होगा? 5 into t। दोनों मिला के कितनी दूर गए होंगे? 10t and 5t, दोनों मिला के कितना हो गया? 15t। तो इसका d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15t। तो हमको क्या पता होना चाहिए? t। तब हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सो यहां से शुरू करते हैं। लेट t be the time to collide, राइट? तो d की वैल्यू आप सिंपल लिख लीजिए, d इज इक्वल टू 10t प्लस 5t, 15t। ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब कहीं से t ढूंढ के लाते हैं। ऊपर से जब हमने बॉल को थ्रो किया और वो नीचे आके टकराया, उसके बीच में टाइम कितना है? t। ये टाइम हमको निकालना है। सोचिए और कहां से आप ये टाइम निकाल सकते हैं? अभी हमने किसको यूज किया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। क्या आप वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चीज सोच सकते हैं? वर्टिकल वेलोसिटी में सोचिए, हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर रहे अभी तक। देखिए 10 मीटर को यूज करिए। 10 मीटर क्या है? दोनों की हाइट का डिफरेंस है। सुनिए, दो लाइनें अलग अलग होने से वैसा मत सोचिए,
टू डायमेंशन में हमारा सोचने का तरीका है, जब हम वर्टिकल सोचते हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं सोचते, जब हॉरिजॉन्टल सोचते हैं तो वर्टिकल नहीं सोचते। यहां पर हमने क्या सोचा है? हॉरिजॉन्टल। इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 5 है, ऊपर नीचे से हमको कोई मतलब नहीं। ये कितना चला? 10t, ये कितना चला? 5t, तो 15t ऐसा चला। अब वर्टिकल की बात करिए, ये ऊपर से चलता है यहां से, C नीचे की तरफ चलता है, यहां से A चलना शुरू होता है, ये A का लेवल है, ये C का लेवल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 मीटर। इसको ये चलेगा तो इसको पकड़ेगा, ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। और अब वो लेसन याद करिए, जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं इकट्ठे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस किस फॉर्मूले से ट्रेवल होता है? फिर से, एक कार जा रही है, उसकी वेलोसिटी है 40, पीछे वाले की है 60। यस, याद आ गया? क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी से बीच का डिस्टेंस कवर होता है, वही चीज तो है। उसको हमने ऐसा कर दिया कार को, एक बॉल नीचे गिर रहा है, दूसरा ऊपर से आया और इसने आकर इसको यहां पकड़ लिया, तो वही रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मालूम है आपको? देखो, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल वेलोसिटी 5√3 से ये स्टार्ट किया। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0, राइट। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो हम शुरू कर देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी लेंगे? 5√3 माइनस 0। 5√3 इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 5√3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5√3। ये वर्टिकल वेलोसिटी। इस वर्टिकल वेलोसिटी से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 10। दोनों नीचे गिर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है, राइट। तो दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0, ये याद रखिए। तो इसलिए एक्सेलरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस g 0। ओके, अब टाइम आप निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 10, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 5√3। ये टाइम आ गया, यही तो चाहिए था। अब टाइम आ गया, डी निकाल दीजिए। कितना होता है √3? 1.732। ठीक है, ये टी की वैल्यू आ गई। Yes, yes. This is 10 into 10 into 1.7. This is 17.32. Correct. This is value of D. अब इसको रिवाइज करके एक बार देखिए, अगर ये क्वेश्चन जब आया था तो स्टूडेंट को क्या क्या चीज सोचनी पड़ी। एक तो ये कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों कवर कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से? ux1 ux2।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किससे कवर किया जाता है? ux से। उसका हमने एक बना दिया, सिंपल ही तो बनाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर ये दोनों उल्टे चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दिस प्लस दिस। तो ये है 10 और ये है 5। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 और टाइम लगा t। तो 15t इज द टोटल डिस्टेंस d। ठीक है, अब t निकालने के लिए हमने एक वर्टिकल लिया। तो आप देखेंगे हर जगह पर, हर क्वेश्चन में हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन कहां से पैदा करते हैं? हॉरिजॉन्टल में एक इक्वेशन ले लो, वर्टिकल में एक इक्वेशन ले लो, और काइनेमेटिक्स के हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s वाला और v स्क्वायर। ये जो 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में से जो चाहे आप वर्टिकल में लगा लो जिसकी कंडीशन दी हो, और हॉरिजॉन्टल में लगा लो। इस तरह से आप 1 2 3 4 इक्वेशन बना लोगे, उसमें वो क्वांटिटी लेने की कोशिश करो जो हमारा टारगेट है। जैसे यहाँ पे टारगेट डी था, इसीलिए डी को तो हम पहले पकड़ लो, उसका बना के रखा, फिर टी चाहिए था तो हमने और ढूंढा। तो और कैसे ढूंढा? हॉरिजॉन्टल यूज कर चुके, अब क्या यूज करेंगे? वर्टिकल। तो एक बार हॉरिजॉन्टल यूज करिए, एक बार वर्टिकल यूज करिए, कोई और स्ट्रेट लाइन मिलती है उस पे यूज करिए, मोमेंटम को यूज करिए, ऐसा कर करके अलग अलग इक्वेशन बनाइए, फिर ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको आप खुद भी बना सकते हैं, इसी में आ गया है। फाइंड द पोजीशन वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, यहां पर जब ये पहुंचता है तो उसमें हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं कि यहां से टकराने के बाद ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, दोनों में किस तरफ जा रहा है। अगर इधर भाग रहा है तो ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाएगा, इधर जा रहा है तो ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक मोमेंटम का इक्वेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? वेलोसिटी निकालने के लिए अभी बात हुई है, क्या बनाना चाहिए हमको फाइनल वेलोसिटी के लिए? मोमेंटम का इक्वेशन। तो बनाइए मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक, मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक। बिफोर स्ट्राइक में लेकिन कौन सा मोमेंटम बनाना है? इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में शुरू करते हैं बिफोर P, बिफोर इज इक्वल टू P आफ्टर। P बिफोर में 2 पार्टिकल थे, P आफ्टर में तो एक ही हो गया होगा क्योंकि चिपक गया। ओके, दिस इज m मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10। कौन सी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं? x डायरेक्शन। प्लस प्लस क्या? ये तो होगा माइनस, क्योंकि उल्टी तरफ है वेलोसिटी, दूसरे वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है। तो कितना हो जाएगा? -5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मास कितना है? 2m। दिस इज 2m, 2m मल्टीप्लाइड बाय 5। ये तो दिख रहा है। और ये वाला P आफ्टर 3m, क्योंकि दोनों आपस में कोलाइड होकर चिपक गए। 3m मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। कितनी आई वेलोसिटी? 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। समझ में आया? अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो ना ये लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, कहां गिरेगा? वहीं का वहीं गिरेगा, सीधा। समझ में आया? इसलिए ये यहां से सीधा ऐसा गिरता है। कहां गिरता है? डी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, कहां गिरता है, कैसे निकालेंगे आप? सोचिए, बताइए। तो आंसर है, हमको टाइम मालूम है और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है कितनी? 10। तो यहां से यहां कितनी दूर गिरेगा? तो यहां से यहां का डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये टाइम निकाल के रखा 2/√3, तो कितना आ गया? 20/√3। तो A से कितना दूर जाके स्ट्राइक करेगा? 20/√3। ये इसकी लोकेशन आ गई।
देखिए बिल्कुल वही सब है जो पहले किया था। तो ये आईआईटी में 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन यही मुद्दा है कि आपको x और y दोनों के इक्वेशन अलग अलग बनाने आने चाहिए, और 2D में कुछ है ही नहीं। तो जहां आप 3 सम 4 सम बनाते हैं उसकी मास्टरी हो जाती है। ठीक है, हैं? कौन सा पोजीशन? ओके, पोजीशन टाइम को आपको मालूम है कोलिजन का। अगर हमको मालूम है कि एक बॉल वहां से इधर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 है, और 2 सेकंड के बाद वो टकरा जाता है, तो कितना दूर आया होगा? वेलोसिटी है 10, 2 सेकंड के बाद टकरा गया, 20 मीटर आया होगा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10। कितनी देर बाद ये टकराया है? 2/√3 टाइम बाद टकराया है, इसलिए तब तक ए से कितनी हॉरिजॉन्टल कितनी दूर आ गया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकल जितना भी गिरा होगा, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पूछा नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है कि जब ये ग्राउंड पर ऐसा गिरेगा तो कितना दूर गिरेगा। तो आंसर क्या आएगा, कितना दूर गिरेगा? 20/√3, इतना दूर गिरेगा। ओके, this is number 5. A cart is moving along x direction with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। तो कार्ट के ऊपर जितनी चीजें हैं सभी 4 मीटर पर सेकेंड से x डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके ऊपर एक आदमी भी है, उसके हाथ में एक बॉल भी है। तो उस बॉल की x की डायरेक्शन में, उस स्टोन की x की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, कितनी? दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। 4 नहीं, सॉरी, कौन सा है, कौन सा बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 ना। ठीक है, तो 5 का पहला सेंटेंस देखिए, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मिला? तो उसके ऊपर आदमी के हाथ में जो स्टोन है उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हुई? ये। अच्छा, अब वो क्या करता है? A person throws a stone with velocity 6 meter relative to himself. In the frame reference of cart, the stone is thrown in YZ plane. YZ plane किधर होता है? सुनिए, मैं ऐसे जा रहा हूं x डायरेक्शन में, तो ये रहा y, इधर y है, और z किधर है? ये ऊपर z। तो YZ प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला YZ प्लेन। ठीक है, ये YZ। पत्थर को कहां फेंका गया? YZ प्लेन में। मतलब उस आदमी ने जाते जाते पत्थर को ऐसे फेंक दिया। वो खुद किधर जा रहा है? x में। पत्थर को किधर फेंका? YZ में। कितनी वेलोसिटी से फेंका? 6। और उसको भी सीधा नहीं फेंका वो, और देखिए 6 meter in the frame reference of cart, the stone is thrown in YZ plane making an angle 30 degree with Z axis. ये Z axis है, उसने इससे 30 डिग्री ऐसा, और उसने इस पत्थर को ऐसे फेंक दिया वर्टिकल से 30 डिग्री बनाते हुए। और ये बड़ी साधारण सी बात है। हम लोग एक ट्रेन की खिड़की में बैठे हैं, ट्रेन इधर जा रही है, हाथ में हमने एक पत्थर लिया और ऐसा फेंक दिया। इस सिचुएशन को हम लिखकर टेक्स्ट में कैसे करेंगे? A person is going in x direction, so his hand and the stone is having a velocity in x direction. Then he throws it in YZ plane. तो उसके पास 2 वेलोसिटी हो जाएंगी। अगर ये यहां से ऐसे फेंकता है और मैं इसके 2 कंपोनेंट कर दूं, कौन से 2 कंपोनेंट होंगे बताइए? किस डायरेक्शन में? इसके 2 कंपोनेंट, ऊपर और एक, वेरी गुड, एक z और एक y। ये है 6, ये एंगल है 30। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 6 cos 30। वेरी गुड। किस तरफ? ऊपर z। हाँ,
तो वर्टिकल उसको लिख लेते हैं, वर्टिकल अप u z कितना हो गया, ठीक है। और तीसरा u y बताइए, जब हमने ऐसे 6 फेंका है तो u y कितना होगा, वेरी गुड, u sin 30, that is 6 sin 30. So this is equal to 6 root 3 by 2, 3 root 3. अब देखिए उस स्टोन के पास कितनी वेलोसिटीज हैं, x डायरेक्शन में 4, y डायरेक्शन में 3 और z डायरेक्शन में 3 root 3. तो वो स्टोन ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, देखो अगर वो ऐसे जा रहा है आगे बढ़ रहा है स्टोन, क्यों, क्योंकि उसको ट्रेन से फेंका गया, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, x y z तीनों डायरेक्शन में वो प्रोसीड कर रहा है और ये तीनों वेलोसिटीज आ गई। अच्छा ठीक, अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, अब हमारा क्वेश्चन YZ प्लेन में आ गया, हमने इसको फेंका और ये ऐसा गिरा, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी है और कौन सी वेलोसिटी नहीं है बताइए। ऐसा, जब ऐसा गया तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो गई, सिर्फ कौन सी बची, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सी, y x की z, ये वाली नहीं, z हमने इधर दिया, y बच गई और z खत्म हो गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है 3, इस तरफ। इधर वाली x बची है कि खत्म हो गई, बची है ये, और इधर कितनी है 3, ऊपर कितनी है 0, हाईएस्ट पॉइंट पे ये सिचुएशन। इज द पिक्चर क्लियर। अच्छा, क्या करता है ये, at the highest point of trajectory the stone hits an object of equal mass hung vertically from the branch of a tree by mean of a string of length L. A completely inelastic collision occurs in which the stone gets embedded in the object. उसके यहां से जब हम स्टोन को ऐसा फेंकते हैं तो वो ऐसा जा रहा है और यहां से ऐसा गिरेगा नीचे। इस पॉइंट पर जब वो है हाईएस्ट पॉइंट पर, उस समय यहां पर वो एक पेंडुलम से टकरा है। इस पेंडुलम की लंबाई कितनी है L, इसका मास m, स्टोन का मास भी m, इससे ये टकराता है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है और ये एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक में क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं, तो चिपक जाने के बाद उसका मास क्या हो जाएगा 2m। ओके, अब हमको क्या निकालने को बोला जा रहा है, तो पहले सिचुएशन समझ में आई। क्या सिचुएशन थी, ट्रेन से स्टोन को फेंका गया, ट्रेन का काम खत्म। अब उस स्टोन के पास 3 तरह की वेलोसिटी है, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे पहुंचता है। जिस समय हाईएस्ट पे पहुंचता है कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाती है, कौन सी 0 हो गई, ये हमारे नॉलेज का पहला टेस्ट। पहले तो ये कि हम स्टोरी को समझे कि नहीं। दूसरा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो इन तीनों में से कौन सी 0 हो जाती है, Z वाली 0 हो जाती है, तो कौन सी 2 बचती है। अब एक स्टोन पे 2 वेलोसिटी काम कर रही हैं, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होता है कैसे, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u रूट 4 स्क्वायर प्लस 3। ये जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस समय
Vz 0। सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, Vy और Vx। तो इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट v इज इक्वल टू रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, 5। यानी उस पत्थर के पास, उस स्टोन के पास कितनी वेलोसिटी है, 5, जब वो पेंडुलम से टकराता है। तो ये एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है और यहां से आकर ये स्टोन इससे टकरा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा टकरा रहा है। कैसे मालूम, क्योंकि उन्होंने बताया हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी चीज कैसी हो जाती है, स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट इससे आके टकराता है, ये रहा इसका m, और ये दोनों आपस में चिपक गए, और ये जो m टकराया इसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली, कितनी, 5। ये इससे आकर टकराता है, और इसके बाद की स्टोरी अब हमसे पूछा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द ग्राउंड। इनकी हमको स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालते हो आप स्पीड आफ्टर कोलिजन, क्या यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेरी गुड, लगाइए। इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी। 5m plus 0 is equal to 2m multiplied by v। तो v कितना आ गया, यस, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, इसकी, ये कंबाइंड मास। ये समझ आया, राइट? तो ये जब जाके उसको हिट करेगा पत्थर, तो वो उन दोनों मिलाकर उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गई, 2.5 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, द लेंथ L of the string is such that tension in the string becomes 0 when the string becomes horizontal। ये यहां से ऐसा चला और इसका टेंशन 0, ये यहां पहुंच गया और टेंशन 0। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या इक्वेशन मिलता है, ओके, इसमें टेंशन कितना होता है, तो हमने पढ़ा है इसमें टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, mv²/r। अगर हमको ये लिख के दिया जा रहा है कि टेंशन 0 हो गया, तो mv²/r इज इक्वल टू 0। अब m और r तो 0 नहीं है, तो कौन 0 रह गया, v। यानी यहां पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो ये लेंथ हमको बताना है, लेंथ मतलब रेडियस घूमने का, ये हमको बताना है। ओके, कैसे बताएंगे, इक्वेशन सोचिए। ये सिचुएशन, कंजर्वेशन सोचो, कंजर्वेशन, क्या चीज कंजर्व होती है, ऐसे घूमने में क्या चीज कंजर्व होती है, आपने क्लास 11 में पढ़ा, एनर्जी कंजर्व होती है। वेरी गुड, किसमें कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, ऑब्जेक्ट तो रुक गया जाके, याद आया, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। वो फिनोमेना याद करना, ओके, वो फिनोमेना याद करिए। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जाकर क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू h, और h कितना है, l। कितनी ऊपर चली गई है, L ऊपर चली गई, L इन्वॉल्व हो गया, तो उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, mg और काइनेटिक एनर्जी कितना है, ½ mv²।
हाफ। एम कितना है इसका, ये भी कितना लेना है 3m। ओके, वो कोई फर्क नहीं है, वो तो कैंसिल ही होगा। 2m, सॉरी 3m नहीं 2m, तो ये भी कितना होगा 2m। वो दैट इज इमटेरियल, उसने कैंसिल होना है। तो हाफ एम वी का स्क्वायर, वी अभी अभी आपने निकाला कितना 2.5 का स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज कैंसल्ड, तो इस जी को यहां नीचे ले आते हैं। सो L इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 10। ओके, ये वैल्यू निकालिए। हाँ जी, कितना आया 3.1, ओके, व्हाटएवर इट इज 3.1 समथिंग आएगा, बिकॉज दिस 6.25 अपॉन 2 3.12 और 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो 0 point, राइट। सो दिस इज 0.31 मीटर, 31 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ। तो ये आप देख रहे हैं आईआईटी के क्वेश्चंस में, किसी भी अच्छे क्वेश्चन में इतने सारे फॉर्मूलाज और प्रिंसिपल आपको यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें देखिए आपकी स्किल कहाँ लगी। नंबर 1, जो भी सिचुएशन हमको दी जाती है स्टोरी, उस स्टोरी को आपको दिमाग में इमेज बनानी, पिक्चर बनानी, और उस पिक्चर में ट्रांसलेट करना है एक्स किधर है, वाई किधर है, जेड किधर है। दूसरी, आपको एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग एक्सेलरेशन, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन किससे बनते हैं? इक्वेशन बनते हैं कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सभी क्वेश्चन में आपने देखा भी बनता है। और एनर्जी जब नीचे ऊपर उठता है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बस यही चीजें हैं। और इसी से ही सब तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं। जब भी दो चीजें साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती हैं और टकराती हैं तो हमको एक चीज मिलती है, दोनों में कॉमन क्या, टाइम, राइट। उससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ के इक्वेशंस आप बनाएंगे, और इसमें अब आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, और इसको बनाकर देखिए